मीठे मीठे ताजा ताजा आम ले लो, सिर्फ 80 रुपए किलो आम ले लो। बहन जी, भाई साहब, ताजा ताजा मीठे मीठे आम ले जाइए, ऐसे आम आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। जरा एक आम का पीस टेस्ट तो करवाना। ये लीजिए। सही कहा था तुमने, ऐसे आधे मीठे और आधे खट्टे आम तो मैंने कभी नहीं खाए। इन आम के तुम 80 रुपए ले रही हो, देना है तो 40 रुपए में दे दो। बहन जी, आपने तो आधा दाम ही कर दिया है। अगर आपको हम 40 रुपए किलो में दे देंगे तो हम लोग खुद क्या कमाएंगे। मैं तो 40 रुपए में ले लूंगी, देना है तो दो, वरना मैं तो चली। कस्टमर को ज्यादा देख आरती उसे 40 रुपए किलो ही आम दे देती है, जिससे उन दोनों का ही घाटा होता है। सुबह से शाम तक रेडी पर कड़ी धूप में इधर से उधर घूमकर सोनाक्षी और आरती आम बेचती है और शाम होते ही घर आ जाती है। स्नेहा, रोशनी, आराम से। सुबह से शाम हो गई लेकिन तुम दोनों को आराम नहीं मिला। ये क्या, इन दोनों की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? नहीं बहू, मुझे तो इनकी बहुत फिक्र सता रही है। एक तो दोनों गर्भवती हैं, ऊपर से गर्मी में इतनी हालत खराब हो रही है। आप परेशान मत हो, हम आते हुए इनकी दवाई ले आए हैं, आप इन्हें दवा खिला दीजिए। आरती सोनाक्षी पूरे दिन कड़ी धूप में आम बेचकर जो भी 50 रुपए कमाती, वो उनसे स्नेह और रोशनी की दवाई ले आती है। ये क्या माँ, आज फिर तुमने खिचड़ी बना दी? मोनू बेटा, खिचड़ी के साथ साथ मैंने ये आमरस भी बनाया है। तुम्हें आमरस पसंद है ना? ना तो मुझे ये खिचड़ी पसंद है और ना ये आमरस। रोज रोज खिचड़ी खाकर थक गया हूँ, ऊपर से इन आमों का आप रस कितना गंदा है, मुझे नहीं खाना। इतना कहकर मोनू बाहर चला जाता है। जब से इस घर में आई हूँ तब से हर दिन उस आम के पेड़ को पानी दिया है, लेकिन आज तक उस आम के पेड़ पर एक भी अच्छा आम नहीं उगा। कोई आम खट्टा तो कोई कच्चा ही रह जाता है। पांचों बहू के पति बांस की टोकरी बनाने का काम करते थे, जिससे उनकी भी आमदनी बहुत कम थी। वहीं आम ज्यादा अच्छा न होने की वजह से आरती और सोनाक्षी भी कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं कर पाती थी, जिसके चलते हर दिन उन लोगों को दाल, रोटी और खिचड़ी खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। माँ जी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती। बढ़ती गर्मी की वजह से हमारी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है माँ जी। कम से कम एक पंखा तो लगवा लीजिए, वरना इतनी गर्मी में तो हम दोनों ऐसी हालत में मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो, क्या करूं मैं? मेरा बस चले तो अपने आप को बेचकर तुम दोनों के लिए पंखा ले आऊं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। टीन की छत होने की वजह से घर में हमेशा 24 घंटे गर्मी ही रहती है। हमारा घर तो आग की तरह भभकता है। अगर हमारा घर भी ईंट पत्थर का घर होता तो कभी भी हमारे घर में इतनी गर्मी नहीं रहती। टीन की छत होने की वजह से धूप की किरणें पड़ने से टीन की छत काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे घर के अंदर भी हमेशा गर्माहट रहती है। गर्माहट की वजह से आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह सभी लोग जमीन पर और गर्भवती स्नेहा, रोशनी चारपाई पर सो रही होती हैं कि तभी अचानक उनकी चारपाई टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती हैं। माँ! हे भगवान, ये चारपाई कैसे टूट गई? रोशनी, स्नेहा, तुम ठीक तो हो ना? एक ना एक दिन तो इसे टूटना ही था, इतनी पुरानी जो हो गई है। सभी लोग स्नेहा और रोशनी को संभाल कर उठाते हैं और जमीन पर चटाई बिछाकर उन्हें सुला देते हैं। गर्मी में गर्भवती अवस्था में जमीन पर सोने की वजह से उन दोनों की तबीयत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। आए दिन उल्टी होना, चक्कर आना उन दोनों के लिए आम हो गया था, जिसके चलते पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। हमारे आम के पेड़ न जाने वो कौन सा गर्मी का मौसम होगा जब तुम हमें अच्छे आम दोगे, जिन्हें बेचकर हम अपने हालातों को ठीक कर सके। हे भगवान, अब तुम ही अपना चमत्कार दिखाओ। तीनों बहुएं अपने आम के पेड़ के पास खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं। तभी अचानक सोनाक्षी के हाथ पर उस पेड़ से खून की बूंद टपकती है, जिसे देख सोनाक्षी जैसे ही ऊपर देखती है तो उस पेड़ की झाड़ियों में एक पक्षी फंसा हुआ दिखाई देता है, जिसका एक पंख आधा कटा हुआ था, जिसे देख सोनाक्षी उस पक्षी को नीचे उतारती है। हे भगवान, लगता है इस पर किसी बड़े पक्षी ने हमला किया है। इसका तो खून रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तीनों बहुएं उस पक्षी को जल्दी से अंदर लेकर जाती हैं और उसकी चोट पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देती हैं। इसकी चोट पर हमने दवाई तो लगा दी है, लेकिन न जाने ये ठीक होगा या नहीं। हे भगवान, इस पक्षी की रक्षा करना। अब तीनों बहुएं रोज मिलकर उस पक्षी की मरहम पट्टी करती हैं, साथ ही उसे खाना भी खिलाती हैं, जिसके चलते 2 हफ्ते में ही वो पक्षी अब बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है, जिससे तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और उसे अपने आंगन में लेकर आती हैं।
हे पक्षी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए अब तुम आसमान में उड़ सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। आरती उस पक्षी को हाथ में लेकर उड़ाने की कोशिश करती है कि तभी अभी मुझे यहाँ से नहीं जाना है। क्या कहा तुमने? तुम बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं घायल हालत में उड़ता हुआ तुम्हारे आम के पेड़ की टहनी में आकर फंस गया। अगर तुम लोग ना होते तो मैं तो मर ही जाता। इतने दिन तुम लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। मैं जानता हूँ तुम लोगों के हालात काफी खराब हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस पक्षी के इतना कहते ही उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा उस आम के पेड़ पर जाती है और देखते ही देखते उस पेड़ पर लगे सारे आम बड़े और ताजा हो जाते हैं और साथ ही साथ उस पेड़ के अंदर एक दरवाजा भी बन जाता है। ये दरवाजा कैसा है? ये दरवाजा सीधा उस पेड़ के अंदर जाता है। तुम लोग जो भी चाहे इस जादुई आम के पेड़ से मांग सकती हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो पक्षी वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद तीनों बहुएं जैसे ही उस पेड़ का दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं तो उसके अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद पांचों बहुएं पेड़ के ऊपर पहुंच जाती हैं। उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा ट्री हाउस बना होता है जिसे देखकर ऐसा ट्री हाउस तो मैंने सिर्फ पिक्चर में देखा था। कितना सुंदर है। ये बाहर से देखने पर एक मामूली आम का पेड़ है और इसके अंदर आते ही इसके ऊपर कितना सुंदर घर बना है। तीनों बहुएं जल्दी से उस आम के पेड़ की सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और जाकर ये बात सभी को बताती हैं और अब पूरा परिवार उस ट्री हाउस के अंदर आता है। अरे ये सब सपना है या सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ट्री हाउस के अंदर हूँ, वो भी एक ऐसा ट्री हाउस जो आम के पेड़ के अंदर बना है। इस घर के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ एसी लगे हों। सभी लोग अपने उस टीन के घर के अंदर से अपना बचा कुचा सामान लेकर उस आम के पेड़ के अंदर चले आते हैं। उसी के अंदर रहने लगते हैं। इस जादुई आम के पेड़ के अंदर हमें अपना ये घर तो मिल गया, लेकिन जमीन पर सो सोकर मेरी तो कमर में दर्द ही शुरू हो गया है। रोशनी की बात सुन सोनाक्षी कहती है, हम तो ये भूल गए, इस पक्षी ने कहा था इस जादुई आम के पेड़ से हम जो भी कुछ मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो क्यों ना अब हम इससे अपने घर के लिए फर्नीचर मांगे। ये जादुई आम के पेड़, क्या तुम हमें फर्नीचर दे सकते हो? सोनाक्षी के इतना बोलते ही आम के पेड़ की शाखाएं लंबी होने लगती हैं और देखते ही देखते उन आम के पेड़ की शाखाओं से अपने आप ही बेड, अलमारी, सोफा, कुर्सी, टेबल, सारा फर्नीचर की चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ उन सभी फर्नीचर के ऊपर आम के पत्ते और छोटे छोटे आम भी होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। ये शाखाओं से बना हुआ बेड भी कितना ज्यादा मुलायम। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मखमल के बिस्तर पर सो रही हूँ। पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वहीं समीक्षा के चेहरे पर उदासी होती है। क्या हुआ समीक्षा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? इस जादुई आम के पेड़ की वजह से हमारे पास इतना सुंदर घर और फर्नीचर है, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? खाने के लिए तो हमें मेहनत करनी होगी ना। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मेरे सारे आम जादुई हैं, इसलिए अब तुम लोग इसे आसानी से बेच सकते हो। ये लोगों को काफी पसंद आएंगे। उस जादुई पेड़ की आवाज सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अब तीनों बहुएं पहले की तरह ही आम बेचने के लिए जाती हैं और इस बार उनके आम काफी ज्यादा और महंगे बिकते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने कभी नहीं खाए। मेरे लिए 5 किलो आम पैक कर दो। मेरे लिए 3 किलो आम पैक कर देना। इन आमों से तो मैंगो शेक भी काफी अच्छा बनता है। जादुई आम होने की वजह से उन सब की बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। अब वो सभी अपने उस आम के पेड़ और फर्नीचर के साथ रहते हैं। साथ में अच्छी कमाई होने की वजह से अच्छा खाते हैं और अच्छे से रहते हैं। इसके साथ ही पूरा परिवार हर साल गर्मियों की छुट्टियां उस आम के पेड़ के घर के अंदर ही गुजारता है और मजे करता है।